गुड मॉर्निंग। दो छोटे छोटे से टॉपिक्स बचे हैं हमारे, एक मेमोरेंडम और एक आर्टिकल्स। छोटे छोटे से टॉपिक हैं। हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि मेमोरेंडम हमारे बारे में क्या कहता है, मेमोरेंडम के बारे में हम क्या कहते हैं। जिस वक्त कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं, इनकॉर्पोरेशन कराने जा रहे हैं हम लोग, मेमोरेंडम में वो सारी एसेंशियल इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है रजिस्ट्रार को, जिसके बेस पर कंपनी का स्ट्रक्चर खड़ा है। बेसिकली तो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है, हालांकि भी डिफरेंस इसमें बताया भी जाएगा कि आर्टिकल्स जो भी फंक्शन करते हैं वो सब कुछ मेमोरेंडम के अंदर डिफाइंड होता है। तो मेमोरेंडम अपने आप में एक मेन पिलर है। मेमोरेंडम बनेगा, उसके बाद तो आर्टिकल्स उसके बेस पर बन जाएंगे, लेकिन मेमोरेंडम बनना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं बार बार बताता भी हूँ कि मेमोरेंडम एक्चुअली है क्या, कि जब एक कंपनी फॉर्म हो गई तो उस कंपनी को आउटसाइड वर्ल्ड से जो डीलिंग करनी है, किस तरह से करनी है, कैसे करनी है, वो सब कहाँ मेंशन होता है, मेमोरेंडम के अंदर। इंटरनली कंपनी को क्या करना है वो आर्टिकल्स के अंदर मेंशन होता है, ईओए के अंदर। तो सबसे पहले हम मेमोरेंडम पढ़ रहे हैं, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा पार्ट है, जल्दी से खत्म करते हैं। क्या कहता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी इज, एक्चुअली छोटा छोटा इसके अंदर 3 पॉइंट्स में कन्वर्ट किया गया कि हम इसे कह सकते हैं दिस इज द चार्टर ऑफ द कंपनी। इसका एक छोटा सा ब्रीफ मीनिंग भी लिख दिया है, मैनिफेस्टो। आप लोग सुनते भी होंगे मैनिफेस्टो की, जब एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ने जाती है तो उससे पहले वो एक अपना मैनिफेस्टो डिक्लेयर करती है। उस मैनिफेस्टो के अंदर सारा कुछ डिक्लेयर होता है कि हम लोग क्या करेंगे। ऐसे ही एक कंपनी मेमोरेंडम के अंदर अपनी उसकी सारी एसेंशियल्स सब कुछ मेंशन होता है, क्या कंपनी का नाम होगा, क्या कंपनी का ऑब्जेक्ट होगा, वो अभी हम सारा डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। तो पहले से डिस्क्लोज्ड होता है और आरओसी के पास पहले से रजिस्टर्ड होता है। हमने आपको ये भी बताया था कि एक पर्सन कोई भी चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो कॉर्पोरेट हो, अगर वो कंपनी के साथ डील करने जा रहा है तो क्या समझा जाता है कि उसने कंपनी का मेमोरेंडम और कंपनी के आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं। ये सबसे पहले प्रेजम्पशन होता है। इसका मतलब पढ़े हुए हैं। अब मान लीजिए आपके सामने कोई एक इंटेलेक्चुअल टकरा गया जो आपके साथ डील करना चाहता है और उससे पहले वो सब कुछ पढ़ेगा, तो मेमोरेंडम के अंदर जो कुछ डिफाइंड होगा वो उसी को पढ़ने के उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो इसका मतलब मेमोरेंडम आपका इतना क्लैरिफाइड होना चाहिए जिससे उसको सब कुछ आपके बारे में पता चल जाए। ठीक है, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है कि दिस इज अ चार्टर, या फिर हम इसका दूसरा नाम दें कॉन्स्टिट्यूशन। आप इंडिया के अंदर क्या एक्शन कर सकते हैं, क्या एक्ट कर सकते हैं, वो कहाँ मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन। आपके राइट्स हैं, आपकी लिबर्टीज हैं, वहां पर आपकी सारी ड्यूटीज सब कुछ मेंशन है। आपकी मतलब आपसे रिलेटेड जो भी है, आप हैं चाहे गवर्नमेंट है चाहे मिनिस्टर्स हैं, सब सब का डिफाइंड है वहां पर। कोई भी बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी है, तो कंपनी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड नहीं जा सकती। वो सब भी पढ़ेंगे, अगर जाती है तो क्या होता है उसके फिर क्या होगा। थर्ड, इसने क्या कहा, स्कोप ऑफ पावर्स ऑफ द कंपनी विद विच इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। स्कोप क्या होता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ जा सकते हैं, क्या क्या हमारी बाउंड्रीज है, उन सबको हम लोग स्कोप के अंदर डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली मेमोरेंडम को जब डिफाइन करेंगे तो क्या है, इट्स अ चार्टर, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट रिफ्लेक्ट्स ऑल द स्कोप ऑफ द कंपनी अंडर विच एंड टू द एक्सटेंट विच अ कंपनी विल फंक्शन। यानी स्कोप से बाहर नहीं जा सकती। बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या था इस मेमोरेंडम का, देखो क्या कह रहा है, इट कंटेन्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। इसके अंदर ऑब्जेक्ट भी लिखा होगा। एक तो वाकई बात की मेमोरेंडम का ऑब्जेक्ट क्या है, उस मेमोरेंडम के अंदर ही आपका एक ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है। ऑब्जेक्ट क्लॉज मतलब आपकी कंपनी का पर्पस क्या है, आपकी कंपनी चाहती क्या है करना, वो ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर मेंशन होगा। लास्ट उसके साथ क्या ऐड कर रहा है, बियॉन्ड विच इट्स एक्शन कैन नॉट गो। लिमिटेशंस वहां पर उसने बता दी कि ये आपका स्कोप है, ये आपके ऑब्जेक्ट। सेकंड क्या कह रहा है,
कंपनी के साथ कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं देखो, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स और अदर्स। मतलब अदर्स के अंदर सभी आ गए। टू नो पावर्स, पर्पस। अब अगर उन्हें अपनी पावर्स जाननी है, अपना पर्पस जानना है, कंपनी का पर्पस जानना है, तो वो कहाँ जाएंगे, किसको पढ़ेंगे, मेमोरेंडम। तो ये मेमोरेंडम का ऑब्जेक्टिव है कि वो सब कुछ, सारी पर्पसेस, सारी एक्टिविटीज वहां पर मेंशन करे, जिसको पढ़ने के बाद उनको पता चल जाए कि हम लोग की पावर्स ये है, इसके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते। सी क्या कह रहा है, इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। जो अभी हम बार बार कह रहे थे कि पब्लिक डॉक्यूमेंट है। पब्लिक डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, पब्लिक मस्ट नो अबाउट इट, जो पब्लिक के लिए अवेलेबल हो हमेशा। हमेशा मतलब हमेशा। तो उसने लिखा भी हुआ है, every person entering into a contract with the company is presumed to have the knowledge of the conditions contained therein। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, एक छोटी सी नॉमिनल फीस होती है, आप नॉमिनल फीस को पे करें और कंपनी के बारे में सारी डिटेल पढ़ सकते हैं। क्या बताया था हमने कंपनी के बारे में, एसी का रिमोट कर दो थोड़ी देर ऑन है, ये चल रहा है, सभी चला। क्या कह रहा है, memorandum of a company shall be drawn up in such a form as given in the table A B C D E। हमारे पास टेबल्स गिवन है, कौन, ये क्या है, शेड्यूल 1 के अंदर। शेड्यूल 1 के अंदर सारी टेबल्स मेंशन्ड है, जिसके अकॉर्डिंग आप अपने मेमोरेंडम्स को तैयार करेंगे। टेबल ए किसके लिए है, टेबल ए किसके लिए है, देखो, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। यानी अगर आपको मेमोरेंडम चाहिए, मेमोरेंडम का फॉर्मेट चाहिए, तो आपको कहां से मिल जाएगा, टेबल 1 शेड्यूल 1। टेबल 2 क्या बता रही है, टेबल बी मतलब क्या बता रही है, अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है और उसके पास कोई शेयर कैपिटल नहीं है, तो वो टेबल बी को फॉलो करेंगे, शेड्यूल 1। टेबल सी किसके लिए है, लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल। लास्ट टाइम भी शायद किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था उससे कि अगर हमारी गारंटी है तो फिर वो पैसा कहाँ से आएगा जिससे कंपनी चलेगी, क्योंकि गारंटी के केस में तो कहाँ से पैसा आएगा, लिमिटेशन बाइंडिंग अप के टाइम पर मिलेगा ना, तो कंपनी चलेगी किससे, तो ये तरह की तीसरी तरह की कंपनी होगी, तो टेबल सी वो लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, उसके बावजूद भी क्वेश्चन बना रहता है बच्चे का कि अगर सर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल तो फंक्शन कैसे करेगी, बताओ, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो कंपनी फंक्शन कैसे करेगी, हाँ, वहां पर जो 7 सब्सक्राइबर्स हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट तो करेंगे, उन्होंने शेयर इशू नहीं किए, लेकिन अपना इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हैं, उससे कंपनी चलेगी। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है आप देखें, टेबल डी किसके लिए है, जो नॉर्मल एक कंपनी, जो नॉर्मल एक कंपनी है वो टेबल डी को फॉलो कर रही है। इसके बाद क्या कह रहा है, यानी अगर एक कंपनी जो अनलिमिटेड है लेकिन उसके साथ शेयर कैपिटल है तो टेबल ई में आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए बी सी डी ई 5 फॉर्मेट्स हैं, हमें 5 टेबल्स को फॉलो करना है एज पर शेड्यूल 1। ठीक है, अब आ जाओ मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो टेबल ने डिफाइन कर दिया। टेबल से पहले हमने बता दिया कि मेमोरेंडम को बनाने के पीछे ऑब्जेक्ट क्या था और मेमोरेंडम एक्चुअली है क्या। तो क्या था मेमोरेंडम एक्चुअली, चार्टर, कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्कोप डिफाइन कर रहा है, पावर्स डिफाइन कर रहा है। ठीक है, शेयर होल्डर्स की और अदर्स की। अब आती है बात कंटेंट। सबसे पहला कंटेंट, किसी का भी अगर हम बात करें, आप किसी से भी मिलते हो तो सबसे पहला आपका एक ही काम होता है, पूछना व्हाट इज योर नेम। आप बिना नाम के, बहुत ही कम लोग होते हैं जो आगे कंटिन्यू करते हैं कि चलते रहे, बिना नाम के कैसे चलेगा। तो सबसे पहला काम ही हमारा नेम क्लॉज है। कंपनी का नेम सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, जो कहाँ मेंशन होगा, मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का सबसे पहला ऑब्जेक्ट नेम क्लॉज। तो नेम क्लॉज जब भी आएगा तो आपके पास, आपको पता ही है कि अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो आप नाम के साथ क्या लगाएंगे, लिमिटेड। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड है तो क्या लगाएंगे, प्राइवेट लिमिटेड। अगर आप 1% कंपनी है तो आप क्या लगाएंगे, ओपीसी। और अगर आप गवर्नमेंट कंपनी है तो भी आप लिमिटेड लगाएंगे।
ठीक है, ये क्लियर सारे पॉइंट? मैंने इनको एक पॉइंट्स वाइज लिख दिया है, आप इन्हें जब अगर पैराग्राफ वाइज लिखना चाहें तो आप पूरा डिटेल बना सकते हैं। वही मैंने कहा सब्जेक्ट टू मार्क्स, कितने मार्क्स का क्वेश्चन, मार्क्स कम है तो बिल्कुल लिमिटेड उतना ही लिखो, क्योंकि इससे हमारा पर्पस पूरा हो गया है। तो आपने पॉइंट नंबर 1 रखा, जब नेम क्लॉज की बात करेंगे कि कंपनी का नेम क्लॉज क्या है, जो मेमोरेंडम में मेंशन्ड है, आफ्टर रजिस्ट्रेशन कंपनी उसी नाम से जानी जाती है, आफ्टर रजिस्ट्रेशन कंपनी उसी नाम से जानी जाती है। बस फिर हमें देखना है कि कंपनी की टाइप क्या है, क्या टाइप हो सकती है, लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, 1 पर्सन, और एक आ गई हमारे पास गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है जी, दिस क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द कंपनीज अंडर सेक्शन 8। सेक्शन 8 हमने पढ़ लिया है, तो सेक्शन 8 के अंदर जो कंपनी रजिस्टर्ड है उनके ऊपर ये ऊपर का लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। फिर क्या है हमारे पास, रजिस्टर्ड ऑफिस, हर कंपनी का अपना एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, ये रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज है, ये मेमोरेंडम के अंदर मेंशन करना बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं होगा तब तक, क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, मतलब अलग क्लास चल रही है क्या? मेरे से ज्यादा तेरी आवाज आ रही है मेरे कानों में। कभी किसी चीज को मान भी लेते, आवाज आ रही है तो आ रही है, वो तो मान ले कम से कम। हाँ जी बेटा, प्लीज। ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या कहता है, अभी हमने पीछे पढ़ा कि कंपनी का मेन पर्पस क्या है, कंपनी ने जो करना है, जो एक्टिविटी के लिए कंपनी की क्रिएशन हो रही है, जिस पर्पस के लिए कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो रहा है, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज। तो कह रहा है अ कंपनी हैज, इफ अ कंपनी हैज चेंज्ड, यहाँ पर ये तो हमें मेंशन कर देंगे कि ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर आपने ऑब्जेक्ट मेंशन कर दिया। यहाँ एक छोटा सा क्रिटिक पॉइंट आ रहा है, हमने, आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि हर कंपनी का नाम उसकी एक्टिविटी से मैच करना चाहिए। अगर आप एजुकेशनल कंपनी है तो आपके नाम के आगे कुछ ऐसा वर्ड लिखे जिससे आपको पता चले कि आप एजुकेशन में हैं। अगर आपका काम मैन्युफैक्चरिंग का है तो मैन्युफैक्चरिंग पता चले कि किस तरीके का है। जैसे मोबाइल वाली कंपनीज के नाम के आगे से आप देखेंगे तो किस ना किस तरीके से मेंशन होता है कि जिससे आपको पता चलता है कि वो मोबाइल कंपनी है। जैसे वोडाफोन है ना, आइडिया सेल्यूलर, इस तरह की जो कंपनीज है इन सब के आगे कुछ ना कुछ इस तरीके का लगा हुआ है जिससे आपको पता चल जाता है कि इसका फंक्शन क्या है। किसी भी कंपनी का आप उठाकर देख लीजिए, टाटा मोटर्स है ना, टाटा अगर पावर में है तो टाटा पावर है ना, टाटा स्टील, ये बहुत पहले अमेंडमेंट हुआ, उस अमेंडमेंट के अंदर आ गया था कि हर कंपनी को अपना नाम उसके साथ किसी भी तरीके से अटैच करना होगा जिससे कि पता चले कि वो एक किस पर्पस की, क्या काम है उस कंपनी का। किसी भी कंपनी का आप नाम देख लीजिए, उसमें पता चलेगा। ठीक है, वो कहना चाह रहा है कि अगर मिसमैच हो गया, आपकी एक्टिविटी और आपका नाम मिसमैच हो रहा है, तब क्या करेंगे, क्या कह रहे हैं, कंपनी हैज चेंज इट्स एक्टिविटीज, एक्टिविटीज चेंज हो गई विच आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन इट्स नेम, तो इस केस में क्या होगा, इट शैल चेंज इट्स नेम इन लाइन विद इट्स एक्टिविटीज विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। ये आपको ध्यान रखना है, उसमें आपको नाम चेंज करना ही पड़ेगा, आपको अपनी एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग उस नाम को लाना पड़ेगा। हम्म। नहीं, ऑब्जेक्ट क्लॉज से मतलब है ना, क्योंकि आपकी कंपनी की एक्टिविटी चेंज हो गई, वो एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट है। हाँ, आते बहुत सारे हैं, लेकिन आप एक ही कंपनी की फॉर्मेशन आप ऐसे तो नहीं कर सकते कि मेरा काम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करना भी है, मेरा काम मोबाइल भी करना है, मेरा काम कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड भी है, मैं बच्चों की किताबें भी छापूंगा, मैं एक छोटा सा स्कूल भी बनाऊंगा। वो मिसमैच नहीं हो सकता। फिर अगर आपके पर्पस डिफर कर रहे हैं तो आपकी कंपनीज भी डिफर करेंगी। मतलब ये कहना कि नाम से पता लगना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, आपका एजुकेशन से रिलेटेड जो पर्पस है वो सब आ जाएगा। भाई एजुकेशन से समझ में आता है कि आप बुक पब्लिशर हो सकते हो, आप स्कूल खोल सकते हो, आप कॉलेज खोल सकते हो, आप कुछ और भी इंस्टीट्यूट खोल सकते हो, वो उससे पता चलेगा, वो एक जैसी हो गई।
लेकिन उसका मैच अगर कह दो जी इस कंपनी के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी करेंगे, वो वहां पर मैच नहीं करेगा। ये चीज हो रही है, ठीक है ना। तो पर्पस ऐसा नहीं है कि एक ही रजिस्ट्रेशन कराया और उसके बाद आपने सारे पर्पस डाल दिए उसके अंदर, वो नहीं हो सकता। तो ये 5 पॉइंट सबको क्लियर। अगर आपकी एक्टिविटीज यानी आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज, बेसिकली इसका मीनिंग यही है कि आपकी कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज आपके कंपनी के नाम से मिसमैच कर रहा है, तो आपको विद इन 6 मंथ उसे चेंज करना पड़ेगा, मतलब ये, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एकदम से रेस किया करो। ये अच्छा पॉइंट था कि कंफ्यूजन बन रहा है कि ऑब्जेक्ट कहां से मैच कर रहा है उसमें, तो ऑब्जेक्ट कहां से मैच कर रहा है, एक्टिविटी के साथ। गॉट इट। आगे क्या कह रहा है, लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी हमने पढ़ी थी पहले, लिमिटेड बाय शेयर्स। जब लिमिटेड बाय शेयर्स है, मैंने इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं लिखी, सीधा लिख दिया आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है अप टू द अनपेड अमाउंट। फिर इन केस ऑफ लिमिटेड बाय गारंटी आपकी लायबिलिटी कहां तक है, अप टू वॉट एवर यू हैव गारंटेड, एंड वो भी कब क्रिएट होगी आपकी, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। देखो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। कैसे, वाइंड अप के टाइम पर क्या होगा, आपको जो आपने गारंटी दी है वो देनी है, लेकिन इसके अंदर एक लाइन बहुत अच्छी ऐड हो रही है, जो आपने शायद हो सकता है पहले पढ़ी हो, शायद ना भी पढ़ी। अगर आपने अपनी मेंबरशिप सीज कर दी, जिस दिन आपने अपनी मेंबरशिप सीज की है, लिमिटेड बाय गारंटी के केस में कह रहा हूं, विद इन 1 ईयर अगर कंपनी का वाइंड अप हो रहा है, आज मान लीजिए आज तारीख आपका किसी भी एक लिमिटेड बाय गारंटी के केस में एक मेंबर ने अपनी 1 जनवरी 22 को मेंबरशिप गिव अप कर दी, 1 जनवरी 23 तक वो तब भी इन्वॉल्व रहेगा, वो तब भी लाइबल रहेगा अंडर दिस क्लॉज, 1 साल तक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो लिखा हुआ है, वाइल ही इज, वो क्या रहेगा, लाइबल रहेगा, वाइल ही इज मेंबर, और अगर वो मेंबर है तब तो लाइबल है ही है, और विद इन 1 ईयर आफ्टर द सीजेस ऑफ हिज मेंबर, उसकी मेंबरशिप खत्म होने के बाद भी वो 1 साल तक लाइबल रहेगा। कौन बंदा, जो मेंबर है लिमिटेड बाय गारंटी के केस में। गॉट इट। इसमें उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई। कई लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे कहते हैं कि जहाज डूबने वाला है तो सबसे पहले चूहे भाग जाते हैं, तो उसको उसी तर्क के बेस पर उसको लाइबल ठहराया है कि आपको पहले पता चल गया होगा, इसीलिए आपने सबसे पहले अपना शेयर हटाया और सीज कर दी अपनी मेंबरशिप, 1 साल दे दिया। हालांकि 1 साल इज अ वेरी ह्यूज पीरियड, बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी कंपनी सेफ हो गई ना, कंपनी के साथ साथ कंपनी के साथ जो लोग अटैच हैं वो सेफ हो गए, उनको सेफर साइड दे। हाँ जी, देखो बेटा, ये आप फिर ले आए वो मैटर्स जो कोर्ट में जाकर, और उनके लिए फिर अलग तरीके की प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी। गायब हो गया तो उसके अगेंस्ट एक केस लॉन्च होगा, और अगर वो जिंदा है और 1 साल के अंदर अंदर तो सब कुछ हो चुका, तो उसकी वजह से जो लोग परेशान रहे होंगे वो लोग उसको बाद में स्यू कर सकते हैं। हमने आपने पढ़ा था ना एक क्लॉज कि अगर मैंने आपका सारा शेयर दे दिया तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी हमेशा रहेगी आपसे आपका प्रोपोर्शन क्लेम करने की। ये तो पढ़ा था हमने पीछे कि अगर मान लीजिए अंडर गारंटी 1 करोड़ की लायबिलिटी थी, 1 करोड़ की लायबिलिटी सारी मैंने पे कर दी, और मेरे को 4 लोग ऐसे थे जो पहले सपोर्ट में खड़े थे, लेकिन वो चारों गायब हैं, 1 साल बाद आए वो सारे के सारे। तो उसमें ये कहा गया था कि मेरे पास वो राइट रहेगा कि मैं उनसे उनका प्रोपोर्शनल शेयर क्लेम करूं। उसमें फिर लिमिटेशन एक्ट आता है कि कितने दिन के अंदर मैं उनके ऊपर एक केस करूं, बेशक से वो हाइड है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं, लेकिन लिमिटेशन एक्ट होता है, वो टाइम लिमिट बताता है।
तो मैं क्या करूंगा, अपने को सेफर करने के लिए उस टाइम लिमिटेशन के अंदर अंदर कोर्ट में एक केस डाल दूंगा उन सब के अगेंस्ट कि आइए अपना अपना शेयर मुझे पे करिए, क्योंकि अंडर गारंटी मैंने आपकी लायबिलिटी पे कर दी। वो भी कब है, बेसिकली अनलिमिटेड के केस में। अगर गारंटी मेरी 1 लाख की है, मैंने अपना 1 लाख दे दिया, लेकिन अनलिमिटेड के केस में क्या होगा, मेरी गारंटी बहुत ज्यादा हो गई, मैंने आपका शेयर भी अगर पे कर दिया तो मैं आपके ऊपर अपना राइट रखूंगा, तो गायब होने से कोई फायदा नहीं। हाँ, मेरा शेयर है वो तो मैं आप देना ही पड़ेगा, उसके लिए मैं किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। दूसरी चीज क्या मांग देनी पड़ेगी, कॉस्ट। नहीं अभी नहीं, उसका सेकंड पार्ट। आप लाइबल किसके लिए हो, वाइंडिंग अप के टाइम पर आपके खर्चे भी तो होते हैं, जो लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस हैं, चार्जेस हैं, जो भी कॉस्ट आ रही है वो भी आपको पे करना पड़ेगा। अब आती है बात कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में क्या रहता है, अभी पीछे हमने पढ़ा था कैपिटल के बारे में, है ना, टाइप्स ऑफ कैपिटल पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ शेयर्स हमने पढ़ा था, उसमें मैंने एक चीज दी थी आपको, चलो वो भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात कर रहा है कैपिटल क्लॉज का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो पार्ट क्या है, ऑथराइज कैपिटल। क्या होती है ऑथराइज कैपिटल, क्या पढ़ा था उसमें हमने, मैक्सिमम वैल्यू जिससे कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, नॉमिनल वैल्यू भी उसे कहते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल भी उसे कहते हैं। तो हमारे कैपिटल क्लॉज के अंदर उसका मेंशन होना बहुत जरूरी है। इसको कैसे मैंने डिवाइड किया, देखो फर्स्ट पार्ट, वो जो कैपिटल है वो किस में डिवाइड हो जाती है, इन शेयर्स, और हर शेयर का एक अमाउंट फिक्स हो जाता है, इसलिए उसको लिखा है डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ फिक्स्ड अमाउंट। सेकंड पॉइंट देखो क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स विद द सब्सक्राइबर्स। सब्सक्राइबर्स कौन थे, 7, जिन्होंने मेमोरेंडम पर सबसे पहले साइन किया था, डॉक्यूमेंट्स में आया था ना, सबसे पहले सब्सक्राइबर साइन करेंगे और वो मेंशन करेंगे कि कितने कितने शेयर ले रहे हैं और मिनिमम कितना लेना होगा उन्हें, मिनिमम शेयर कितने लेने होंगे हर सब्सक्राइबर को, भूल गए, सब्सक्राइबर हो तो आपको दिखाना पड़ेगा मिनिमम एक शेयर तो आपको होल्ड करना पड़ेगा, तभी तो आप बनोगे मेंबर, बिना शेयर के कैसे मेंबर बन जाओगे। फिर भूल गए, सोलोमन केस कितनी बार डिस्कस करा है, वो तो बार बार याद रखो। उसके बीवी बच्चों को उसने क्या दिया था, एक एक शेयर, अपने नहीं, एक एक शेयर। कितने बच्चे थे, 4 लड़के, एक लड़की, एक खुद उसकी वाइफ। ये कहां से कहां ले जाओगे, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनानी है, ध्यान रखो, ध्यान रखो, पब्लिक लिमिटेड बनानी, ठीक है कुछ नहीं होता, जब बोलेगी तभी तो सही होगा। अच्छा है ना, गलती यही निकल गई, अब एग्जाम में तो नहीं लिखेगी गलत, अब यही निकल गया, आप लिखने वाली होगी एकदम से याद आएगा, अरे वहां पे मैंने गलत बोला था। 7 लोग चाहिए ना बेटा, हस्बैंड वाइफ हो गए वो खत्म, 5 बच्चे और 4 लड़के एक लड़की, 7 चाहिए, वो 7 का उसका पूरा बन रहा था, है ना, जैसे हमारे एक नेताजी क्रिकेट टीम बना रहे थे। तो बेटा, हाँ जी, तो नंबर ऑफ शेयर्स विद द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम हैव एग्रीड टू टेक, जो जिसके लिए वो राजी होंगे वो मेंशन होगा, इंडिकेटेड ऑपोजिट देयर नेम, उनके नाम के साथ वो मेंशन होना बहुत जरूरी है, विच शैल नॉट बी लेस देन, देखा यहां भी नहीं पढ़ते हो, आगे, अ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल नीड नॉट टू हैव, जब कैपिटल ही नहीं है तो कैपिटल क्लॉज का क्या करेगा वो, ये इसके अंदर था। अब कुछ नोट्स आ रहे हैं, नोट 1 एक बार पढ़ लो जरा, सेल्फ स्टडी क्या कह रहा हूं मैं नोट 1 में, इजी था ये पॉइंट। नॉमिनी किस लिए बनाया गया है, इसीलिए बनाया गया कि कंपनी बेचारी डिलीमा में ना चली जाए। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि दोनों ही मर गए तो क्या होगा, तो वो उसमें एक्शन पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस आ जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का। ओपीसी की माई बाप तो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, विद द हेल्प ऑफ रजिस्ट्रार, तो वहां पर उनका इंटरवीन हो जाएगा। नोट 2 क्या है, जरा नोट 2 पढ़ लीजिए। मेमोरेंडम क्या होगा, ऑब्वियसली प्रिंटेड होगा,
ठीक है, अब तो हमारे पास ऑनलाइन हो गया सिस्टम, पीडीएफ फॉर्मेट में हो गया, लेकिन पुराने टाइम पर उसके बावजूद भी हार्ड कॉपी तो वहां होती है। किस तरीके से? प्रिंटेड फॉर्म में होगा, डिवाइडेड इन पैराग्राफ्स होगा, नंबर डले हुए होंगे। आपकी बुक पे भी नंबर्ड होते हैं सब कुछ, है ना? हाँ, साइंड बाय एटलीस्ट 7 मेंबर्स, वो क्या थे? सब्सक्राइबर्स होंगे। 2 इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, 1 इन केस ऑफ एनओपीसी। आगे की जो लाइन ऐड हो रही है वो भी जरूरी है, आपके लिखने के लिए बहुत अच्छी रहेगी। इन द प्रेजेंस ऑफ 1 विटनेस, एक विटनेस होना जरूरी है, और वो विटनेस सबको क्या करेगा? अटेस्ट द सिग्नेचर्स ऑफ ऑल सब्सक्राइबर्स। सबका एक विटनेस काम चल जाएगा, सबका एक ही बंदा, मतलब मैं विटनेस हूँ। हाँ 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 हाँ, 7 विटनेस नहीं, फिर तो 7 विटनेस हो गए। फिर वो ऐसे लिखता कि हर सब्सक्राइबर को एक विटनेस लाना है। अब मैं सातों को जानता हूं तो क्या करूंगा? अगर सातों को एक नहीं जानता तो विटनेस चेंज हो सकती है। एक विटनेस चाहिए जो सारे सिग्नेचर्स को अटेस्ट करे। अगर एक मैं कह रहा हूं कि मैं तो इन 6 को जानता हूं, मैं उसको नहीं करूंगा, तो ले भाई एक और विटनेस आ जाए। ये चीज, ठीक है, एक विटनेस कम से कम हमें चाहिए ही चाहिए। फिर आगे क्या कह रहा है? द पर्टिकुलर्स अबाउट द सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम एज वेल एज द विटनेस। पर्टिकुलर्स मतलब क्या हुआ? सबकी डिटेल्स आ गई, है ना? जैसे मैंने एक जगह विटनेस दिया तो मेरे से उसने क्या कहा? अपना आधार कार्ड दिखाओ, है ना? अगर मैं विटनेस दे रहा हूं तो मेरी ऑथेंटिकेशन भी तो जरूरी है कि मैं वास्तव में वो हूं या नहीं जो मैं लिख रहा हूं। ऑफिसर्स देखता है, मेरे फोटो स्टेट नहीं लगाई, लेकिन उसने मेरा डॉक्यूमेंट देखा। जैसे मैंने बताया था, मेरे डॉक्यूमेंट में मेरा नाम योगेश चंद्र है, योगेश चंद्र गुप्ता था, तो गुप्ता वर्ड हट गया। अब मैं सिग्नेचर करके आया, सिग्नेचर नहीं, मैं लिख कर आया था पूरा नाम योगेश चंद्र गुप्ता, मैं लिखता वही हूँ, है ना? जब कोचिंग लाइन में तो मैं सिर्फ योगेश गुप्ता लिखता हूँ, है ना? क्योंकि जगह बचानी होती है ना, इतना बड़ा कहाँ पे आएगा, तो योगेश गुप्ता ही लिखते हैं सिर्फ वहां पर। तो उसने एसडीएम ने साफ मुझे कह दिया ये नहीं चलेगा, मिसमैच हो रहा है। आपके जो डॉक्यूमेंट्स पर उसका नाम योगेश चंद्रा है और आप लिख रहे हो योगेश गुप्ता, मिसमैच हो रहा है। भाई साहब ने दोबारा से मेरे को फ्लूट लगवाकर चंद्रा लिखना पड़ा, तब मैं साइन किया। जी साइन में तो गुप्ता ही आता है, अगर उससे मतलब नहीं है। समझ रहे हैं बात को? ये है, तो पर्टिकुलर्स की जो बात आ रही है वो इसलिए हो गया। The particulars about the signatories to the memorandum as well as the witness with their address, their description, their occupation, etc. must be entered. ऐसे काम बिल्कुल नहीं चलेगा कि आप जो सोचो कि सिर्फ नाम लिख दिया, पुराने जमाने में चल जाते थे, तो उन सब चीजों को सिस्टमेटाइज कर दिया गया। नोट 3 देखो क्या है। नोट 3 बेटा बोल्ड में लिखा है तो शायद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बाकियों से। माइनर पर फोकस कर, इसलिए बोल्ड लिखती है अलग से, है ना? क्योंकि माइनर वर्ड हमेशा हर जगह क्वेश्चन मार्क लगाता रहता है। तो यहाँ पर उसने माइनर के लिए क्या कहा गया कि माइनर कैन नॉट बी अ सिग्नेटरी, क्योंकि वो कॉम्पिटेंट नहीं है टू मेक कॉन्ट्रैक्ट, लिखा होगा ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। फिर क्या कह रहा है? द गार्जियन ऑफ अ माइनर, हाँ, गार्जियन की इंटरवीन हो गई तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं। ये तो हमने हर जगह पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है। गार्जियन आ गया, गार्जियन जिम्मेदारी ले रहा है, आजा बेटा, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं, अब तो जो मर्जी कर। गार्जियन आ गया, अब कोई टेंशन नहीं है, हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट लीगल हो गए क्योंकि गार्जियन है। बट सब्जेक्ट टू वो माइनर ना हो। है, पता चला 15 साल के भाई की गारंटी 17 साल का भाई ले रहा है, कोई टेंशन नहीं, बड़ा भाई है। आप कह रहे हो बड़ा भाई है तो इसका मतलब बड़ा होगा, पता चला वो भी 17 साल का निकला। ठीक है ना? क्या हो गया? माइनर कोई कोई कुछ महीनों की बात है, कुछ महीनों की बात है, कुछ दिन की। ये तो मैं मान ही नहीं सकता जो तो कह रहा है, क्योंकि अगर सीए इंस्टीट्यूट में रजिस्टर्ड हो गई है तो ये तो क्लियर है कि सही
चलो चलो फिर ठीक है, बात आगे नहीं बढ़ाते क्योंकि मैं जज्बाती हो जाऊंगा, मैं भी नहीं रुकूंगा फिर। अब क्या कह रहा है देखो, तो अगर हमारे गार्जियन बीच में आ गए तो सारा प्रॉब्लम खत्म हो गई। तो साफ साफ लिखा हुआ है who subscribes to memorandum on his behalf will deem to have subscribed in his personal capacity। यानी अगर गार्जियन बीच में आ गए और वो माइनर नहीं है, वो मेजर हैं, तो उनकी कैपेसिटी में काम हो जाएगा और माइनर का नाम आ जाएगा क्योंकि वो माइनर के गार्जियन। ठीक है, माइनर का हमने पढ़ा भी था कि माइनर शेयर नहीं खरीद सकता, लेकिन माइनर विद द हेल्प ऑफ गार्जियन शेयर खरीद सकता है, क्योंकि कंपनी जो है माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, नोट 4 भी मेरा देख लीजिए एक बार जल्दी से, नोट 4 5 जल्दी से देख लीजिए। देखो सपोर्ट करोगे तो आज एओए भी कर सकते हैं, भेज दिया होगा मैंने आपको एओए, वो भी ज्यादा बड़ा नहीं है, 3 पेज का ही है, जल्दी से करो। नोट 4 नोट 5 क्या कह रहा है देखो बेटा, सिंपल सी बात बता रहा है, कंपल्सरी क्लॉजेस हैं इसलिए इनको कंडीशन ट्रीट किया जाता है। हमने कंडीशन इन वारंटी पढ़ा भी हुआ है। कुछ वर्ड अपने मीनिंग हर जगह एक जैसा रखते हैं, वहां पर भी हमने यही पढ़ा था सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर कि कंडीशन क्या है कि अगर आप कंडीशन ब्रीच करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच माना जाएगा, फिर हम उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। यहाँ पर भी वही कह रहा है कि जो मेमोरेंडम है ये अपने आप में कंडीशन है, कंडीशन का ब्रीच होने का मतलब मेमोरेंडम को ब्रीच कर रहे हो आप। नोट 5 क्या कह रहा है, वही कहना चाह रहा है कि मेमोरेंडम जब आपने बना लिया, तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि मेमोरेंडम, एक एग्जांपल इसके साथ अटैच हो रहा है कि जो एओए बनता है वो मेमोरेंडम का एक पार्ट है। आपका मेमोरेंडम कहीं एक जगह रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, मान लीजिए आपका मेमोरेंडम कह रहा है कि आप ट्यूशन सेंटर नहीं खोल सकते। इमेजिन करो मेरी एजुकेशनल कंपनी है और उसमें कहीं पर मेरा मेमोरेंडम मुझे रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि हम लोग ट्यूशन सेंटर नहीं खोल सकते, और मेरे एओए के अंदर क्या मैं क्लॉज डाल सकता हूँ कि अगर हमारा ट्यूशन सेंटर होगा तो उस ट्यूशन सेंटर के अंदर ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो वो कह रहा है कि हम अपने एओए को एमओए से ऊपर नहीं ला सकते। एओए काम करेगा किसके अंडर, एमओए। ठीक है जी, तो इसमें क्या कह रहा है, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी कैन नॉट कंटेन एनीथिंग कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। अब एमओए के ऊपर कौन है, कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के ऊपर कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कंपनीज एक्ट कोई ऐसा प्रोविजन बना सकता है जो कॉन्स्टिट्यूशन को अवॉइड करे, नो। तो क्या एमओए कोई ऐसा प्रोविजन बना सकता है जो हमारे कंपनीज एक्ट को ओवररूल करे, नो। तो क्या एओए कोई ऐसे प्रोविजन बना सकता है जो एमओए को ओवररूल करे, नो। ये वो चीज समझाने की कोशिश कर, ये आपस में जिसके अंडर हैं उसको ओवररूल नहीं कर सकते। क्या चीज, लेकिन एमओए उस पर रिस्ट्रिक्ट कर रहा है तो नहीं कर सकते ना, मैंने ये कहा है एमओए ऊपर है बेटा, एमओए ऊपर है, समझ गए बात को। जैसे आपके घर की बाउंड्री है 100 गज की, ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूँ एक लॉ बता रहा हूँ, आपके घर की बाउंड्री 100 गज की है, आप 100 गज से ज्यादा घर नहीं बना सकते क्योंकि आपका मेमोरेंडम 100 गज का है। लोग घर के बाहर बैल्कनी बनाते हैं ना, वो इलीगल होता है। अरे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, सबके घर में बनी होती है, वो तो मेरे घर में भी बनी हुई है। वी आर इंडियंस एक्चुअली, वी प्राउड टू बी डू। हाँ, जब तक हम लोग कोई ऐसा इलीगल काम ना करें हमारे अंदर संतुष्टि सी नहीं आती है ना, ऐसा है। तो छज्जा बाहर निकालते, वही कह रहा हूँ। तो बेसिकली मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ कि हमारी जो लिमिट है, जहां पर जो अथॉरिटी अगर स्ट्रिक्ट है, बेटे अथॉरिटी की बात कर रहा हूँ, आप अगर किसी अथॉरिटी की बात करें और वो अथॉरिटी स्ट्रिक्ट है तो आपको वो 1 इंच का काम इधर से उधर नहीं करने देगी। हमारी अथॉरिटी की जो वो हैं, जो उनके लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो गड़बड़ करते हैं, नहीं तो ऑफिशियली आप 1 इंच भी एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। आप जब कोई भी नक्शा बनवाते हैं, आप जब कोई भी बिल्डिंग बनवाते हैं, पहले उसका नक्शे का अप्रूवल लेना पड़ता है।
इनफैक्ट एक केस क्या हमने पढ़ा हुआ है कि एक पर्सन ने नक्शा पास करवा लिया और नक्शा पास करवाने के बाद उसने 2 रूम्स के बीच की दीवार निकाल दी, सिर्फ इतना किया, एवरीथिंग वाज एज पर जो भी मैप सैंक्शन मैप था, सिर्फ बीच की दीवार निकाल दी, उसको नोटिस आ गया। क्यों? बिकॉज जब नक्शा पास हुआ था तो इंजीनियर ने बहुत सारी चीजों को देखा होगा कि इस दीवार की नेसेसिटी क्या है। अर्थक्वेक में हो सकता है ये बीम जो है वीक पड़ जाए और पता चला बिल्डिंग गिर जाए, तो यू कैन नॉट गो बियॉन्ड द वॉट एवर यू हैव बीन सैंक्शन। ये चीज कहना चाह रहा हूं। तो एमओए अपने आप में एक सैंक्शन डॉक्यूमेंट है। आप आगे कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे तो वो सब कुछ उसके अंडर होने चाहिए, उसको ओवररूल नहीं होना चाहिए, ठीक है? अदरवाइज सब कुछ लिख भी रहा है, इफ इट डज सो द सेम शैल बी डिवॉइड ऑफ एनी लीगल इफेक्ट, उसके लीगल इफेक्ट्स खत्म हो जाएंगे। सिमिलरली अब देखो वो जो बात कह रहा हूं, ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी, उसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट और भी जो है मस्ट कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ मेमोरेंडम। आगे ना आपको एक्सप्लेन करना हो तो आप बोल सकते हो कि एओए सुपरसीड नहीं कर सकता एमओए को, एमओए सुपरसीड नहीं कर सकता कंपनीज एक्ट को, कंपनीज एक्ट सुपरसीड नहीं कर सकता कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर इंडिया में कुछ है नहीं। सुपरमेसी पावर कॉन्स्टिट्यूशन ही है, हर कोई उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बाइंड है। आप ये नहीं कह सकते कि कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? तो ये कह दे कि हाँ जी हम तो रिलीजियस हैं, कृष्ण भगवान सबसे ऊपर, वो रिलीजियस एथिक्स है हमारा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बिहेवियर में काउंट नहीं होगा, ऑल्दो ही सुपीरियर नो डाउट। हाँ जी, अब हम पढ़ रहे हैं अल्ट्रा वायरस। मेमोरेंडम हमने पढ़ लिया, मेमोरेंडम के अंदर हमें पता चल गया सब कुछ लिखा होता है, सब कुछ मेंशन होता है। अभी इसने जो अल्ट्रा वायरस से पहले जो भूमिका बनाई है नोट 5 की, वो भूमिका यही बनाई है। क्या बनाई है भूमिका एक्चुअली? कि आप इससे बाहर नहीं जा सकते, अगर आप इससे बाहर चले गए तो क्या हो रहा है, इसको कहते हैं अल्ट्रा वायरस। आपने कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन कर ली जो इसके बाहर चली गई, तो उन ट्रांजेक्शन को कहा जाता है अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन। देखो पहले अल्ट्रा वायरस का मीनिंग समझ लीजिए, फिर डॉक्ट्रिन की बात करते हैं। क्या कह रहा है? अल्ट्रा वायरस मीन्स इन सिंपल वर्ड बियॉन्ड पावर्स। आपको पावर्स किसने दी? मेमोरेंडम ने। और आप किसके अगेंस्ट चले गए? उन्हीं पावर्स के अगेंस्ट जो आपको मेमोरेंडम ने दी। लीगली क्या कह रहा है? अल्ट्रा वायरस इज एप्लीकेबल टू ऑल दोज एक्ट्स व्हिच डन इन द एक्सेस ऑफ लीगल पावर्स ऑफ द डूअर्स। डायरेक्टर को लीगल पावर्स मिली है, वो डायरेक्टर अपनी लीगल पावर को मिसयूज कर रहा है या उसके अगेंस्ट जा रहा है या उनको ओवररूल कर रहा है, तो क्या कहलाएगा? अल्ट्रा वायरस। ठीक है जी। अब एक चीज और सुनिए, फंडामेंटल रूल ऑफ द कंपनी क्या था? पढ़े जरा जल्दी से। फर्स्ट पॉइंट क्या है? फंडामेंटल रूल ऑफ द कंपनी। अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं। मेमोरेंडम को पढ़ाने के पीछे लॉजिक क्या है? कि मेमोरेंडम आपकी पावर्स हैं, वो क्या कह रहे हैं? दैट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी आर स्टेटेड इन इट्स मेमोरेंडम, एनी एक्ट डन और कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द कंपनी बियॉन्ड द पावर्स। जो भी एक्ट आपने बियॉन्ड पावर्स कर दिया, नॉट ओनली ऑफ द डायरेक्टर्स, सिर्फ डायरेक्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं, बट ऑल्सो ऑफ द कंपनी, इज होली वॉइड। डायरेक्टर्स की पावर मेंशन है, डायरेक्टर अपनी पावर को ओवररूल कर रहे हैं। मेमोरेंडम के अंदर कंपनी की पावर मेंशन है, कंपनी का ऑब्जेक्ट मेंशन है, वो उसके लिए उसके पावर्स डिफाइंड है। अगर वो अपने ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट जा रही है कंपनी, चाहे जाति वो किसी एक ह्यूमन बीइंग के थ्रू ही है, जाति चाहे डायरेक्टर्स के थ्रू ही है, लेकिन अगर कंपनी अपने बियॉन्ड जो पावर्स हैं या जो उसके ऑब्जेक्ट्स हैं उसके बियॉन्ड जा रही है, तो उसमें कहा जाएगा कि अब कंपनी जा रही है बियॉन्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? जैसे मैंने कहा कि हमारे ऑब्जेक्ट में मेंशन नहीं है, हमने नहीं कहा कि हम ट्यूशन सेंटर चलाएंगे, मैंने रिस्ट्रिक्शन लगाई है ये बकायदा, उसके बावजूद भी हम बोल रहे हैं, तो क्या हो गई वो? अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन। अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन, ठीक है? तो क्या कह रहा है? होली क्या हो जाएंगे वो? वॉइड। वॉइड वर्ड सबको क्लियर है? एंड इन ऑपरेटिव इन लॉ, जो चीज वॉइड है वो लॉ सपोर्ट नहीं करता, इसको यही बोला जाता है इनऑपरेटिव
in law and therefore not binding on the company. कर रहे हैं हम वो ट्रांजैक्शंस जो हमारी पावर्स के अगेंस्ट जा रही है, हमें पता ही नहीं है, ऑथराइज नहीं किया, उसके बावजूद भी कंपनी के ऊपर ये बाइंड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे बताओ, क्यों नहीं होंगे बताओ? क्या क्लॉज बताया था अभी? एक सिंपल सा पॉइंट क्या बताया था कि अगर आप कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप पहले पढ़कर आए, आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बावजूद भी अगर आप कर रहे हैं तो सबसे पहले किसके ऊपर बिजली गिरेगी? आपके ऊपर ही, कि आपने कैसे कर। देखो आगे आ रहा है, सेकंड पॉइंट क्या है? कंपनी कैन बी रिस्ट्रेन फ्रॉम एंजॉइंग इट्स फंड फॉर द पर्पज ऑफ any object which is not sanctioned या on the objects above the sanction, beyond the sanction। यानी आप ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते जो आपके ऑब्जेक्ट्स के अंदर या आपके मेमोरेंडम के अंदर मेंशन नहीं है, और आप उन्हें कहीं भी यूज नहीं कर सकते उनके अलावा। थर्ड क्या कह रहे हैं? कंपनी कैन बी रिस्ट्रेन फ्रॉम कैरिंग ऑन अ ट्रेड डिफरेंट फ्रॉम द वन इट इज ऑथराइज्ड। अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि टाटा ने पावर के नाम से रजिस्टर करा लिया, तो क्या वो सेम कंपनी के अंदर मोबाइल की बिजनेस को कर सकता है? नहीं, वो बियॉन्ड बिजनेस हो गया, वो उसके ट्रेड से अलग हो गया, मिसमैच कर रहा है वैसे भी नाम से भी, और उसके क्लॉज में ही नहीं होगा कहीं, वो नहीं कर सकता। ठीक है, अब आती है बात, ये तो हमें समझ गया कि आ गया कि हमारे कुछ एक्ट्स जो है हमारे बियॉन्ड पावर्स जा सकते हैं। अब अगर वो जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, उनको हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायरस। इम्पैक्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, एक बार देखो, पढ़ो जरा, छोटा छोटा सा 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? किसको सेफर साइड मिल रही है? कंपनी को। क्यों? क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनाई गई थी, आप पढ़कर क्यों नहीं आए? A company can neither be sued or on an ultra virus transaction nor can it sue on it। उल्टा भी है, आप भी नहीं कर सकते ना कंपनी के ऊपर होगा। हाँ, सेकंड पॉइंट पढ़ें, इसके पीछे वो लॉजिक बता रहा है कि लॉजिक क्या है। तो मानकर चला गया कि जब आप कंपनी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं तो यू हैड द नॉलेज ऑफ इट, आपको नॉलेज है, आपने उसके बावजूद भी, नॉलेज के बाद भी मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तो आपके साथ अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो बियॉन्ड एमओए जा रहा है, तो ना तो आप मुझे लाइबल बना सकते हो, ना कंपनी आपको लाइबल बना सकती। थर्ड पॉइंट क्या है? वही सेम है। तो इन चीजों को हमें ध्यान रखना है कि कोई भी पर्सन अगर अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन के साथ एंटर करता है, एग्रीमेंट करता है, तो उसके लिए वो बिल्कुल भी कंपनी को लाइबल नहीं ठहरा सकता। ये एक बार एग्जाम्पल पढ़ लीजिए छोटा सा। आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आपने किसी को लोन दे दिया, या आपको कंपनी, आपने, आपकी कंपनी को किसी ने लोन दे दिया, और वो क्या है? यू कैन नॉट ऑब्टेन पेमेंट और रिकवर द मनी लैंड। यानी अगर कोई अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन है, आपने लोन दे दिया उस अल्ट्रा वायरस में, तो अब आप मुझसे पैसा वापस नहीं मांग सकते। लेकिन
उसको आगे वो पॉइंट आउट कर रहा है कि कहां पर उस पर्सन को रिलीफ मिल सकता है, आगे पढ़े। बट इफ द मनी एडवांस टू द कंपनी हैज नॉट बीन एक्सपेंडेड, अगर वो पैसा खर्च नहीं हुआ, अगर वो पैसा खर्च नहीं हुआ, अभी कंपनी के अकाउंट्स में ही है, तो क्या कह रहा है, द लेंडर में स्टॉप द कंपनी फ्रॉम पार्टिंग विद इट बाय मींस ऑफ एन इंजंक्शन। इंजंक्शन क्या होता है? रोक लगाना, लीगल वर्ड है रोक लगाना। कोर्ट जाऊंगा, कोर्ट से मैं इंजंक्शन ले आऊंगा कि ये पैसा जो है जी मेरा है, गलती से इनके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया या कुछ भी हुआ, अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन थी, मुझे बाद में पता चला, प्लीज मुझे स्टे दीजिए और कंपनी के ऊपर एक परमानेंट इंजंक्शन लगाइए कि वो उस पैसे को भी कहीं खर्च ना कर सके, उसे कहते हैं इंजंक्शन। ठीक है जी, ये ऑब्वियसली, क्योंकि भाई अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन हो गई, कई बार क्या होता है मेरे को अवेयरनेस नहीं थी, हो गया, चलो ठीक है, गलती है मेरी, मैं मान रहा हूं, मैंने गलती भी मान ली, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं कि प्लीज कंपनी को पैसा खर्च ना करने दिया जाए, इधर उधर यूज ना करने दिया जाए। आ रहा है, उसका भी आंसर आ रहा है। मतलब सीओ नहीं कर सकता, इंजंक्शन हो सकता है। सीओ नहीं कर सकता, सुई तो है, ऊपर से मना कर दिया। नहीं नहीं, क्या कह रहे हैं, ऊपर मैंने मना किया कि मैं केस नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं जब तक सू नहीं करूंगा तब तक इंजेक्शन कैसे मिलेगा? मेरे पास लीगल रेमेडी नहीं है, लेकिन इंजेक्शन तभी होगा व्हेन आई सू हिम। कंपनी को मैं सू करूंगा तभी तो इंजेक्शन लगेगा, उसके बाद जजमेंट की जज साहब के हाथ में, वो पैसे को खर्च नहीं कर पाएंगे। सर अगर इंजेक्शन लगवा भी रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि पैसा वापस ले सकते? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। अभी इसके आंसर आगे मिल जाएंगे ना, उसने भी एक क्वेश्चन रेज किया, अभी देखो आंसर आ रहा है, अभी आ रहे हैं आंसर, पॉइंट पूरा खत्म होने दो। क्या कह रहा है आंसर, देखो आंसर आ रहा है, मैंने आपको कहा क्वेश्चन पूछोगे सब कुछ है सोल्यूशन। दिस इज बिकॉज द कंपनी डज नॉट बिकम द ओनर ऑफ द कंपनी, ओनर ऑफ द मनी। क्या उस पैसे का मालिक बन गई वो कंपनी? नहीं बनी, क्योंकि उसके पास गलती से पहुंचा है। आप जो मेरे साथ कह रहे हो कि मेरे साथ जो एग्रीमेंट हुआ है वो वॉइड है, अगर वॉइड एग्रीमेंट है तो पैसा आपका भी नहीं हुआ, एग्रीमेंट वॉइड ही तो है। क्या उस वॉइड एग्रीमेंट का वो पैसा आपका हो गया? वो पैसा कंपनी का भी नहीं हुआ, इसलिए आप स्टे लग जाएगा, उस पैसे को कंपनी यूटिलाइज नहीं कर पाएगी। फिर क्या होगा आगे देखो, विच इज अल्ट्रा वायरस डज नॉट बिकम द ओनर ऑफ द मनी, कंपनी जो है ऑनर नहीं बनी। आगे पढ़ो, एज द लेंडर रिमेन्स द ओनर ही कैन टेक बैक द प्रॉपर्टी। वो पैसा मांग सकता है, वो प्रॉपर्टी मांग सकता है वापस, क्योंकि अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन थी, वॉइड एग्रीमेंट था। हमने वॉइड में ये भी पढ़ा है कि अगर एग्रीमेंट वॉइड हो गया, अब मेरी कोई चीज आपके पास पड़ी है तो वो आपकी तो नहीं हुई, तो वो जाएगी किसके पास? रियल ओनर के पास। रियल ओनर कौन हो? मैं। यहाँ आपके पास वापस आ जाएगी। व्हाट इज पॉइंट? अभी एक और आ रहा है, पढ़ो जरा। इफ द अल्ट्रा वायरस लोन हैज बीन यूटिलाइज्ड, अभी आगे आ रहा है, खत्म नहीं कर रहा वो, इसीलिए तो एग्जाम्पल अच्छा है। वो अल्ट्रा वायरस लोन बोल भी रहा है आपको कि अल्ट्रा वायरस लोन था, हमने उसको यूटिलाइज कर लिया किसमें? मीटिंग लॉफुल डेट ऑफ द कंपनी। कंपनी ने आपके साथ कुछ फ्रॉड नहीं किया, आपके पैसे को उसके अपने लीगल डेट्स को पे करने में यूज किया है, लीगल वर्ड लिख रहा है ना, लॉफुल डेट्स। देन द लेंडर स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द डेटर, क्योंकि आपने मेरा पैसा अपने लीगल काम में यूज किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो पैसा मेरा ही कहलाएगा, तब भी मैं ही ऑनर कहलाऊंगा, क्योंकि उस पैसे के आप ऑनर नहीं थे। ठीक है जी, पेड ऑफ एंड कॉन्सिक्वेंटली ही वुड बी इंटाइटल्ड टू रिकवर हिज लोन टू दैट एक्सटेंट फ्रॉम द कंपनी। कौन सा पार्ट? जो लीगल, जो लॉफुल डेट्स में आपने यूज किया। इसका मतलब क्या हुआ, वो इनडायरेक्टली आपको क्या हिंट दे रहा है? अगर वो पैसा कहीं अनलॉफुल पर्पस में यूज हो गया होता, या वो पैसा कंपनी के अकाउंट्स में नहीं है, कहां है पता ही नहीं है,
तब नहीं मांग सकते थे, वो आपको इनडायरेक्टली ये दे रहा है। गेटिंग दिस पॉइंट? ना 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 ना, अल्ट्रा वायरस मेरा और आपके बीच का एग्रीमेंट है। आपने मुझे लोन दिया, वो मेरी लिमिट्स में नहीं था, मेरी पावर्स में नहीं था आपसे लोन लेना। अल्ट्रा वायरस हो गया, मैंने आपसे लोन ले लिया, आप उस पैसे को वापस लेने का हक रखते हो। कब रखते हो? अगर मैंने अपने बैंक में डाल दिया, अपने अकाउंट में डाल दिया। वो ऑब्वियसली होगा तो बैंक अकाउंट के थ्रू। अब तो आजकल पैसा जो है बैंक अकाउंट के थ्रू चलता है। ये थोड़ी सी चीजें पुरानी चली आ रही है, क्योंकि कुछ लोग कैश में भी डील करते थे, कुछ लोग कैश में भी डील करते थे। अब कंपनी कैश में तो डील करती नहीं, लेकिन आपने मेरे बैंक अकाउंट में डाला। अब उस बैंक अकाउंट से पैसा कहां जा सकता है? दो तरह की एक्टिविटी में, लीगल या इलीगल। अगर लीगल एक्टिविटी में चला गया तो आपको पैसा तब भी वापस मिलेगा, बैंक अकाउंट में पड़ा है तब भी आपको वापस मिलेगा। दूसरी चीज को कंपनी लॉ क्या कह रहा है? साइलेंट। कुछ चीजें बताई नहीं जाती कि अगर वो किसी अनलॉफुल एक्टिविटी में यूज हो गया होता तो फिर पैसा आप नहीं मांग सकते। अब अनलॉफुल कैसे? वो क्या कहना चाह रहा है कि मान लीजिए उस पैसे से मैंने कोई और ट्रांजैक्शन की, वो भी अल्ट्रा वायरस निकली। कंपनी ने उस पैसे से कोई और ट्रांजैक्शन की, वो भी अल्ट्रा वायरस निकली, वो लॉफुल नहीं है। अब पैसा फंस गया, कंपनी को उससे नहीं मिलेगा, इससे कंपनी से आपको नहीं मिलेगा। इस ये बता रहा है, अगर लॉफुल एक्टिविटी होगी तो आपको पैसा गारंटेड मिलना है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर? देखें जरा फटाफट, फोर्थ और फिफ्थ क्या कह रहा है, छोटे छोटे पॉइंट्स। रेटिफाइड वर्ड एक बार पहले भी समझाया था मैंने, रेटिफाइड क्या होता है? कुछ गलत हुआ, बाद में हम लोग उसको कह रहे हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, चलने ठीक है। लेकिन हर एक्ट को रेटिफाई नहीं किया जा सकता, हमने ये भी बताया था, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आपको। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा अनमैचिंग एग्जाम्पल है, बट मैंने आपको याद अगर करोगे, बताया था कि एक माइनर ने शादी कर ली, तो माइनर मेजर होने के बाद अपनी प्रीवियस मैरिज को रेटिफाई नहीं कर सकता, वो इलीगल है, तो इलीगल ही कहलाएगी। यहाँ पर भी वो यही कहना चाह रहा है, यहाँ पर भी वो यही कहना चाह रहा है, एन एक्ट which is ultra virus being void cannot be ratified by the shareholders of the company। एक्चुअली क्या होता है बेटा, शेयर होल्डर्स कभी कभी कुछ रेजोल्यूशन पास करके कुछ एक्ट्स को रेटिफाई कर देते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। कुछ अलाउड है, बहुत सारे नहीं अलाउड है, क्योंकि तो जहां पर वो कह रहे हैं अल्ट्रा वायरस अगेंस्ट मेमोरेंडम जा रहे हैं, अगेंस्ट मेमोरेंडम जा रहे हैं, तो शेयर होल्डर्स भी उसको रेटिफाई नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखनी है। अभी आर्टिकल्स में आएगा, ये फिर से आएगा। देखो क्या कह रहा है, समटाइम्स एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस कैन बी रेगुलराइज्ड बाय रेटिफाइंग इट सब्सिक्वेंटली। समटाइम्स क्या कह रहे हैं, फॉर इंस्टेंस इफ द एक्ट इज अल्ट्रा वायरस, द पावर ऑफ द डायरेक्टर्स, पावर ऑफ द डायरेक्टर अल्ट्रा वायरस है, द शेयरहोल्डर्स कैन रेटिफाई इट। डायरेक्टर्स कर गए अपनी पावर्स के बियॉन्ड, डायरेक्टर्स कर गए अपनी पावर्स के बियॉन्ड, उनको लग रहा है कि कंपनी के लिए फ्रूटफुल है, शेयर होल्डर्स उसे रेटिफाई कर सकते हैं। सेकंड, अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी कैन ऑल्टर द आर्टिकल्स, आर्टिकल्स तो मेरे अंदर का काम है। थर्ड, इफ द एक्ट इज विद इन द पावर ऑफ द कंपनी, ध्यान से रखना, वहां पर भी डायरेक्टर्स की पावर्स के बियॉन्ड गया था, इसका मतलब मेमोरेंडम के तो अंदर ही था, यहां और क्लियर कर रहा है, एक्ट इज विद इन द पावर ऑफ द कंपनी बट इज डन इरेगुलरली। इन द पावर ऑफ द कंपनी का मतलब क्या है, मेमोरेंडम मुझे ऑथराइज कर रहे हैं कि आप ये कर सकते हो, बट डन इरेगुलरली। कभी कभी लापरवाही जो होती है वहां पर इरेगुलरिटीज हो जाती है, साइन चाहिए थे 4 लोगों के, 3 क्या, चलने दो, होने दो, कुछ नहीं होता, बाद में देख लेंगे। कई बार इस तरह की इरेगुलरिटीज हो जाती है, तो शेयर होल्डर्स कैन वैलिडेट। आर्टिकल में नहीं, हेरा फेरी मत बोलो, गलत मैसेज चला जाएगा, उसको मॉडिफिकेशन कर, मॉडिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन की नहीं, मॉडिफिकेशन।
ऑल्ट्रेशन जिसे आप कहते हैं। ठीक है जी। तो आपसे यहाँ पर एक छोटा क्वेश्चन बनता है, इसको जरा इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपके किन केसेस में अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शंस को रेटिफाई किया जा सकता है? When an ultra virus transaction being ratified, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, बहुत जरूरी है। एक छोटा सा केस स्टडी दे रहा हूं, जरा पढ़िए जल्दी से, फिर इस पर डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है और इसके ऊपर काफी कुछ डिपेंडेंट हो जाता है। खास तौर पर ये अल्ट्रा वायरस और डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। तो बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस किसके फेवर में आ गया, बताओ जरा। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस किसके फेवर में आ गया, कंपनी के फेवर। यानी अगर कोई भी अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन आपने की है, कंपनी सेफ है, कंपनी सेफ है। समझ रहे बात। अब इस केस को पढ़ने, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची। पढ़ना है बेटा सबको, अभी पूछूंगा, ये आपसे पूछूंगा। इतना कुछ समझा दिया है, एक्सप्लेन कर दिया, उसी का नटशेल आएगा इसके अंदर, कुछ नई चीज नहीं पढ़वा रहा हूं। आपके बुक में भी यही है, जिसके पास बुक है वो बुक में से ही पढ़ सकता है, एज इट इज है पूरा, कुछ चेंज नहीं किया है मैंने। ध्यान से समझ के चलना। इसके मेन ऑब्जेक्ट्स पता है क्या थे इस कंपनी के, क्या थे मेन ऑब्जेक्ट? पहला, मेक सेल और लैंड ऑन हायर रेलवे कैरेजेस एंड वैगन्स। ठीक है जी। दूसरा क्या था? कैरी ऑन बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स। सारा केस इसी एक वर्ड पर टिका हुआ है यहाँ पर। ये जो जनरल वर्ड है इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ये जो जनरल वर्ड है यहीं से सारी, अब आप देखना, मैं जो कहता हूँ ना, कभी कभी एक वर्ड सारी कहानी खराब कर देता है। ये इतना बड़ा केस इसी एक वर्ड ने बनाया है इस केस में, और ये लैंडमार्क केस बना। सी, टू परचेज, लीज, सेल एंड वर्क माइंस, टू परचेज एंड सेल ऑफ मर्चेंट्स और एजेंट्स, कोल, टिम्बर, मेटल्स एटसेट्रा। है ना, इसका काम किससे हुआ? रेलवे और कोल से रिलेटेड बना दिए, माइंस, रेलवे, इन सब से रिलेटेड। क्योंकि पुराने जमाने में तो ट्रेन बिना कोल के चलती नहीं थी, नहीं चलती थी ना, तो इसलिए कोल भी चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में वो कोल माइंस को भी इन्वॉल्व कर गए। क्या कह रहा है? अब ये तो हमने समझ लिया कि हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट दे रखे थे इसके, चार। चार में से मैंने आपको ये भी पॉइंट आउट कर दिया है कि ये केस टिका हुआ है किसके ऊपर? जनरल वर्ड के ऊपर। ये जो जनरल कॉन्ट्रैक्टर लिखा है, सारा केस इसी पर टिका हुआ है। एक बार जरा पढ़ लीजिए कि क्या हुआ था इसके अंदर, इसकी वो केस की एक फैक्ट है कि क्या हुआ था। क्या किया था इसमें रिची ने? के पास फाइनेंस करना नहीं और लेकिन आगे चल के ना कंपनी ने डायरेक्टर्स एक्ट को वो कर दिया,
रिची का रोल पूछ रहा हूँ, रिची का रोल। रिची केस तो कर लिया, लेकिन क्यों केस किया, ने काम क्या था? अरे पहले वो किस एग्रीमेंट में एंटर हुआ ये पूछ रहा हूँ। ठीक है, कंपनी रिची के साथ वो ट्रांजैक्शन क्या थी जो अल्ट्रा वायरस थी, वो आ रहा है मुद्दे पर, आने दो उसे, बता दो। कंपनी रिची के साथ इंटरनेट फाइनेंस करवाने के कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे, हाँ, बट फिर आगे जाके कंपनी ने वो कॉन्ट्रैक्ट डेप्रिकेट कर दिया, तो रिची क्लेम, उसने कोई क्लेम मांगा डैमेजेस के लिए, बट रिची ने फाइनेंस किया था रिची ने फाइनेंस किया था, और इसमें एक्चुअली कुछ एक चीजें छोटी मोटी हाइड भी कर जाते हैं ये लोग। जो पर्पस था वो उन चार से कहीं मैच नहीं कर रहा था। जो पर्पस था रिची के साथ इन्वॉल्वमेंट की, कि क्या हुआ, जो भी कंस्ट्रक्शन की बात हो रही थी वो पर्पस से मैच नहीं कर रहा था, ऊपर के जो चार ऑब्जेक्ट थे उससे। तो कभी कभी हम एटसेट्रा लिख देते हैं ना, इसने लिखा हुआ था जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स, जो जनरल पर फोकस कर रहे हैं। डायरेक्टर्स और रिची आपस में बैठे हुए हैं, उन्हें कुछ नहीं हो रहा यार, क्या दिक्कत है, जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स लिखा तो हुआ है, जनरल के अंदर सब कुछ आ गया। इस रेलवे से रिलेटेड अगर कोई जनरल है तो सब आ गया इसके अंदर। शेयर होल्डर्स की इन्वॉल्वमेंट भी की गई इसमें बाद में। तो फिलहाल उस पेज में क्या हुआ कि जो जनरल के बेस पर इनकी आपस में बातचीत हुई और उसको फाइनेंस कर दिया, रिची ने फाइनेंस कर दिया। फाइनेंस हो गया, फाइनेंस होने के बाद और क्या गलती हुई है? कंपनी ने जब एंड टाइम पर बात आई तो कंपनी ने मना कर दिया कि भाई ये तो हमारे बियॉन्ड पावर्स जा रहा है, हम ये काम नहीं कर सकते। यानी जो बियॉन्ड पावर्स है बताया कब गया? बाद, जब वो फाइनेंस वगैरह सब कुछ कर चुका। उसने कोर्ट में केस कर दिया, कह रहे जी ये जो भी कुछ है शेयर होल्डर्स ने इसको रेटिफाई भी कर दिया, जनरल कॉन्ट्रैक्ट था, उस जनरल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हम ये सब काम कर सकते हैं। ये सारे डिसीजंस हैं भाई इंग्लिश वाले कोर्ट के हैं सारे के सारे। तो हाउस ऑफ लॉर्ड ने क्या कहा बाद में, क्योंकि ये बियॉन्ड पावर्स था इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, नल एंड वॉइड। जो आप जनरल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, हर जगह जनरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये नहीं कि इसमें आपने कुछ भी घुसा दिया। जनरल कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आएगा वो हमारे जनरल कॉन्ट्रैक्ट मैच करते हुए हो हमारे काम से। इसमें एक एग्जांपल भी दिया होगा इसने, आगे जरा पढ़ लीजिए पूरा। इट सेड दैट द टर्म जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स, आ रहा है ना उसी पर, was associated with मैकेनिकल इंजीनियर्स। क्योंकि जब उसने कहा कि हमने जो ऊपर बात की है उसने क्या कहा है, टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स। आपने तो इस जनरल कॉन्ट्रैक्ट को पूरे ऑब्जेक्ट का पार्ट बना दिया। ये सिर्फ किससे रिलेटेड था, मैकेनिकल इंजीनियर से रिलेटेड था। तो क्या कह रहा है, it had to be read in connection with the company's main business. If the term general contractors has not been so separated, it would authorize the making of contracts of the kind that every description, for example, marine and fire insurance। यानी जनरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ऐसा नहीं कि आपने जहां चाहा उसको यूज कर लिया। अगर मैं कुछ इंश्योरेंस करा रहा हूं तो समझ में आता है, वो जनरल कॉन्ट्रैक्ट हो गए। लेकिन जिस तरह से आपने फाइनेंस किया ये जनरल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, इसलिए इसे हम कहते हैं नल एंड वॉइड। सर ये केस तो रिची ने करा, रिची ने केस करा, रिची ने किया था, बाद में जब अपील में गए तो डिसीजन आया ना, इसलिए उसका नाम पहले आ गया। अपील में चेंज हो जाता है, अपील में जो डिफेंडेंट है वो प्लेंटिफ बनता है। हाँ जी, इसका जो बोल्ड पार्ट एक बार वो पढ़े, देखो क्या कह रहा है, सभी लोग पढ़ लो, सुन लो। साफ कह रहा है कि जो अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कैन नेवर बी बाइंडिंग ऑन द कंपनी। उसने तो बता दिया कि शेयर होल्डर्स कौन कौन से केसेस में रेटिफाई कर सकती हैं, वो बता दिया।
अगर डायरेक्टर्स की बियॉन्ड पावर जा रहा हो तो समझ में आता है, ये तो ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड चला गया, मेमोरेंडम के बियॉन्ड चला गया। इट कैन नॉट बी, इट कैन नॉट बिकम इंट्रा वायरस बाय रीजंस ऑफ स्टॉपल, एक्विसेंस, लैप्स ऑफ टाइम, डिले और रेटिफिकेशन। साफ बोल दिया उसने। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। आर्टिकल्स के अंदर आ गया अल्ट्रा वायरस बियॉन्ड पावर। इंट्रा है कि मेमोरेंडम के अंदर तो है लेकिन डायरेक्टर की पावर्स में नहीं था, वो इंट्रा वायरस हो गया। समझ गए? मतलब जो काम हमारे घर के बुजुर्ग नहीं कर सकते तो वो हमारे ऊपर हो गया कि हम भी नहीं कर सकते, लेकिन बुजुर्ग कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, वो इंट्रा वायरस हो गया। मतलब इन हाउस अलाउड है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को अलाउड नहीं। हाँ जी, द होल पोजीशन रिगार्डिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरस कैन बी समड अप एज, इसको इसने ब्रीफ किया, जरा पढ़ लीजिए फटाफट जल्दी से, देखें कि उसका अलग बता रहा है। जो पीछे हमने पढ़ लिया एक्सप्लेनेशन, क्या उससे अलग बता रहा है? नल एंड वॉइड का पहले ही बता दिया, जब मेमोरेंडम से मेरे बियॉन्ड जा रहा है तो वो नल एंड वॉइड है। अभी बात भी हो रही है अल्ट्रा वायरस और इंट्रा वायरस, जैसे उन्होंने पूछा कि इंट्रा वायरस क्या होता है, तो अल्ट्रा वायरस क्या है, जो मेमोरेंडम के ऊपर जा रहा है, बियॉन्ड जा रहा है। फिर अगले में क्या कह रहा है, अल्ट्रा वायरस द कंपनी कैन नॉट रेटिफाइड इवन बाय अनएनिमस कंसेंट ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स। इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि शेयर होल्डर्स अगर मिलकर चाहें सारे के सारे, अगर शेयर होल्डर्स सारे के सारे एग्रीड हैं तो भी वो इसको रेटिफाई नहीं कर सकते। थर्ड क्या कह रहे हैं, एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस द डायरेक्टर्स बट इंट्रा वायरस द कंपनी। समझ गए? डायरेक्टर की पावर्स के बियॉन्ड है बट मेमोरेंडम उसको अलाउ कर रहे हैं, तो क्या होगा, कैन बी रेटिफाइड बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी थ्रू अ रेजोल्यूशन पास्ड एट जनरल मीटिंग। समझ गए बात को? डायरेक्टर नहीं कर सकता था लेकिन कर गया उस वक्त, बट मेमोरेंडम भी डिनाई नहीं कर रहे, मेमोरेंडम कह रहे थे ये काम हम कर सकते हैं, तो वो जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होकर हो जाएगा। अगला देखें, इफ एन एक्ट इज अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल्स, देखो वही चीज होगी, अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल्स, इट कैन बी रेटिफाइड बाय ऑल्टरिंग द आर्टिकल्स बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन एट अ जनरल मीटिंग। जब आप आगे जाकर पढ़ेंगे तो मैं ये बता दूं, ऊपर लिखा हुआ है रेजोल्यूशन पास्ड एट जनरल मीटिंग और नीचे लिखा हुआ है स्पेशल रेजोल्यूशन एट जनरल मीटिंग। बेटे अभी नहीं बताएंगे, आगे आप जाकर इंटर में पढ़ेंगे कि दोनों के बीच में डिफरेंस है। रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, दोनों में फर्क है, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, वो आप समझ जाएंगे, वोटिंग राइट्स के ऊपर टिका हुआ है। हाँ जी, अगर कोई पर्सन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो तो एमओयू पढ़ता होगा, आर्टिकल भी पढ़ता होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हमने कहा है दोनों पढ़ने। आर्टिकल्स भी तो पढ़ने का था, वो हाँ कंपनी की वजह से। यही तो कहा है मैंने, हमने कहा है दोनों पढ़ने। आप कह रहे हो ना, आपकी वजह से एमओयू नहीं पढ़ रहे, आर्टिकल्स ही पढ़ रहे हैं। अरे बात तो सुनो, मैंने उसकी बात को कहा हाँ, फिर मैं कह रहा हूँ कि पढ़ना दोनों है, मेमोरेंडम ज्यादा जरूरी है, मेमोरेंडम ज्यादा जरूरी है। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के अंदर है कि कंपनी के इंटरनल्स हैं, एक बार के लिए आपने कंपनी के इंटरनल्स नहीं पढ़े तो भी आप बच जाओगे, लेकिन अगर आपने मेमोरेंडम नहीं पढ़ा और उसके बाद बियॉन्ड जा रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे। अभी आर्टिकल्स में भी आएंगे हम, वहां पे भी एक डॉक्ट्रिन है। ये अल्ट्रा वायरस है, वो वहां पर इंडोर मैनेजमेंट है, अंदर की बात हो गई। ये बात क्लियर सबको? मैंने फोकस किया यहाँ पर किस वर्ड पर, ध्यान रखना बेटा, अभी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एक रेजोल्यूशन और एक स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है।
ज्यादा इसकी तह में जाने की भी जरूरत नहीं। हाँ जी, क्या कहना चाह रहा है हमारा ये पैराग्राफ? आप ही बताओगे लास्ट में, इसको आपने ब्रीफ करना है, बताओ क्या लिखा है, कैसे प्रिटेंड करोगे इसे? अरे आप भी पढ़ लो, मैं अगर वो नहीं बताएगा तो आपके पास आ जाऊंगा फिर। ये पढ़ता बड़े मजाकिया स्टाइल में, हंस हंस के पढ़ता है वैसे। अच्छा, एग्जाम्पल से था। घर में तो कोई बिलीव नहीं करता होगा फिर, तू जब पढ़ रहा होता होगा घर में बिलीव करते हैं जब तू पढ़ रहा होता है तो, है ना? बिलीव नहीं करते होंगे। अच्छी बात है, लाइटली लेता है, लेकिन हर वक्त लाइटली नहीं लेना चाहिए। अभी खुद कह रहा है मम्मी पापा भी यही कहते हैं, इसका मतलब उनको भी यही दिखता होगा, है ना? अपने आप एक्सेप्ट कर रहा है, मैंने थोड़ी कहा। हाँ बेटा जल्दी बताओ, इतनी सारी एक्सप्लेनेशन पढ़ ली, अब बिल्कुल एज पर है हम अगला चैप्टर स्टार्ट करने की। मतलब इसका ही अगला चैप्टर, अभी जो भेजा है अभी अभी 3 पेज का है। आप मत बोलो भाई, फिर आप बोलो कि बाकी सारे भी शुरू हो जाएंगे। कुछ बच्चे तो कम से कम जो पढ़ते हो वो तो मत बोला करो। हाँ जी बेटा। हाँ जी, बस समझ आ गया। चलो, आप बोल नहीं पा रहे तेज, लेकिन समझ आ गया। नटशेल क्या है, सिर्फ नटशेल। आप बताओगे? नहीं, इच्छा है तो बता दे, ऐसा कोई इशू नहीं है। मेरे ऐसे लग रहा है, ऐसे पता नहीं क्या। आप बताओ तो जब नहीं समझ आया, आपको आ गया समझ? थोड़ा थोड़ा। हम्म, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर जाती है एप्लीकेशन के थ्रू शेयर होल्डर्स को और क्रेडिटर्स को, वो यूजलेस टू एक की ऑब्जेक्ट क्लॉज पर हम स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके ऑल्टरेशन कर सकते हैं। बिल्कुल। देखो बेटा क्या हुआ, वो कह रहा है डिसएडवांटेज ऑफ द डॉक्ट्रिन आउटवे इट्स मेन एडवांटेज, namely to provide protection to the shareholders and creditors. एक्चुअली ये अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन में सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती किसको थी? है ना, कंपनी को मिल रही है, उसके मेंबर्स को मिल रही है एक तरीके से। although it may be useful to members in restricting the activities of the directors, ये एक वहां भी यूजफुल है कि वो क्या कर सकते हैं, डायरेक्टर्स की पावर्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली डॉक्टर्स की पावर, डायरेक्टर्स की पावर ही तो रिस्ट्रिक्ट हो रही है कि वो बियॉन्ड पावर्स ना जाए। It is only a nuisance insofar as it prevents the company from changing its activities in a direction which is agreed by all. इसका क्या मीनिंग है? सर अगर कंपनी कुछ नया करना चाहती है, कुछ नहीं सीधे लाना,
बेसिकली जो हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज है वो हमारे पर बाइंड हो जाता है, हम अब उस ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर नहीं जा सकते। तो वहां पर वो ये कहना चाह रहा है, इट इज ओनली अ न्यूसेंस इन सो फार एज इट प्रिवेंट्स द कंपनी फ्रॉम चेंजिंग इट्स एक्टिविटीज। वो कंपनी की एक्टिविटीज को चेंज करने पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा देता है ऑब्जेक्ट क्लॉज इन अ डायरेक्शन विच इज एग्रीड बाय ऑल, और उसके लिए सारे लोग एग्रीड भी रहे होते हैं क्योंकि पहले उस पर ऑलरेडी सबकी कंसेंट आ चुकी है। बट यहां पर वो क्या कह रहे हैं, बट द पर्पस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस हैज बीन डिफीटेड। अल्ट्रा वायरस का जो पर्पस है वो बेसिकली किसको प्रोटेक्ट करना है, शेयर होल्डर्स को, कंपनी को। वो कहां डिफीट हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्लॉज कैन बी इजीली ऑल्टर्ड बाय पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द शेयर होल्डर्स। जहां उन्होंने स्पेशल रेजोल्यूशन, अभी मैं बात फिर बोल रहा हूं, देखो फिर से वर्ड स्पेशल आ गया बेटा, इसमें बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी होता है, स्पेशल के लिए कुछ टर्म्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं, जैसी वो कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं और उन कंडीशन को फुलफिल करने के बाद अगर कोई रेजोल्यूशन पास हो गया तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्लॉज वहां पर चेंज किया जा सकता है ना। जैसे आप अगर अभी प्रेजेंटली देखें, प्रेजेंटली क्या हुआ कि हम जानते थे कि जो किसान आंदोलन के टाइम के वो जो 3 बिल थे उनको विड्रॉ करना, उनको रिपील करना इतना आसान काम नहीं था। लेकिन जब प्रेशर हुआ और उनको रिपील किया गया तो उसके बेनिफिट्स जीरो हो गए। हमें लग रहा था कि उन 3 बिलों से आगे आने वाले टाइम में कुछ जबरदस्त चेंजेस होंगे जैसा बोला जाता है। क्या अब वो चेंजेस मिलेंगे, तो ये अपने आप में क्या हुआ, नुकसान ही हो गया। तो यहां पर भी वो यही कह रहा है कि जब हम स्पेशल रेजोल्यूशन से ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज कर सकते हैं तो कई बार हम ये कह सकते हैं कि वो जो पर्पस था हमारा वो यहाँ पर डिफीट हो गया। ये थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया गया है अपने ऊपर की उस सारी रूपरेखा को जो आपको सिखाई। तो ये सिर्फ एक छोटा सा क्रिटिसिज्म है, ठीक है, इसलिए मैंने कहा था पता होना जरूरी। गॉट दिस पॉइंट? एक मिनट। अरे वो कहाँ चला गया? हाँ सर हाँ जी, सर हो गया नहीं अभी कहाँ होगी। सर अभी तो आपने बोला था ठीक है। नहीं मैंने नहीं बोला, करना भी बोला सर, कल मैंने नहीं बोला ऐसा। नहीं नहीं 5 मिनट, देखो सुन लो, कुछ होमवर्क देने के लिए तो बताने दो। नहीं रुक जाओ 1 मिनट, छोड़ रहा हूँ ना। उसने मुझसे कहा है 5 मिनट के लिए छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ मुझे 5 मिनट दे दो। 300 सेकंड मांग रहा हूँ जैसे मैं स्टार्ट हूँ, सिर्फ 300 सेकंड। मैं भी तो ये कह रहा हूँ कि मुझे 5 मिनट दे दो, अभी तो मेरी ऑफिशियल क्लास ही है। मैं समझा नहीं रहा बेटा, 11:49 हुए अभी, 12 बजे तक तो मेरी क्लास ऑफिशियल ही है, 10 मिनट तो ऑफिशियल मेरे पास अभी है। हमने जैसे पढ़ा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमारे कंपनी का एक बेसिक डॉक्यूमेंट था जिसके बेस पर ही हमारा इनकॉर्पोरेशन हुआ। नो डाउट आर्टिकल्स भी इसमें जरूरी होता है, लेकिन बेसिक डॉक्यूमेंट मेन है हमारा मेमोरेंडम। आर्टिकल्स उसको सपोर्ट करता है, नो डाउट। आर्टिकल्स बेसिकली क्या है, इंडो है ना, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन, इंटरनल गाइडलाइंस। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ये आपको पढ़कर आना है, इसलिए मेरे को वो हिंट तो देने दो।
आपको होमवर्क दे रहा हूँ, लेकिन अगली क्लास में सुनूंगा, फिर अगले टॉपिक पर जब ही जाएंगे। देखो क्या कह रहा है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बेटे हमारे जो रूल्स हैं जो इंटरनल अफेयर्स के लिए बनाए जाते हैं। इसमें सुन लो बेटे, इसमें हुआ क्या कि हम जानते हैं कि हम लोगों के पास लैंडमार्क केसेस हुए, लैंडमार्क केसेस के हिसाब से हम लोगों ने वहां पर मेमोरेंडम के बारे में पढ़ा। यहां पर छोटे छोटे वो आपको क्या हिंट देगा कि सबसे पहली बात इसके कंटेंट्स क्या हैं। जैसे उसके भी अपने कंटेंट्स थे, इसके कंटेंट्स को मैंने ब्रीफ करने की कोशिश की है, बुक में बहुत एक्सप्लेन्ड है, इसमें मैंने बहुत छोटा छोटा कर दिया है। कितने कंटेंट्स दे रखे हैं हमारे को? 8 कंटेंट्स दे रखे हैं। रेगुलेशन, इंक्लूजन्स, प्रोविजंस और किस तरीके से उसको आगे किया जा सकता है, मैनर, नोटिस, फ्रेम ऑफ आर्टिकल, फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल्स, मॉडल आर्टिकल्स। मॉडल आर्टिकल्स मतलब जो हमारे पास एक फॉर्मेट है वो, और कंपनी रजिस्टर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। उस मॉडल आर्टिकल्स के लिए समझा रहा है कि एक्ट कंपनी के रजिस्ट्रेशन के बाद अगर उस मॉडल आर्टिकल्स की बात करें तो क्या होगा। ये छोटे छोटे से इसके कंटेंट्स है, ज्यादा बड़े नहीं है, ये आप समझ जाएंगे, मेरे को पता है। डिफरेंस समझ लो, एमओए और एओए के बीच में डिफरेंसेस भी दे रखे हैं। हमें इसमें 4 डिफरेंसेस दे रखे हैं छोटे छोटे से, ऑब्जेक्टिव्स को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, ऑल्ट्रेशन को लेकर, और जो अल्ट्रा वायरस वाली हम बात कर रहे थे उसको लेकर। जैसे वहां पर एक डॉक्ट्रिन आ रहा था, यहाँ पर भी एक डॉक्ट्रिन आ रहा है बेटा, ठीक है जी। यहाँ पर बेसिकली हम 2 चीजें पढ़ेंगे, एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ये आप ध्यान से पढ़िएगा। अगर एक बार हम कंस्ट्रक्टिव नोटिस की बात करें, हल्का सा देखो, प्रोवाइड दैट एनी पर्सन कैन, क्या लिखा है, प्रोवाइड दैट एनी पर्सन कैन इंस्पेक्ट बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। जैसे वहां पर हमने क्या कहा था कि आपका एमओए पढ़कर आना बहुत जरूरी है, तो हम यहाँ पर भी ये मानकर चलते हैं कि आपने आर्टिकल्स पढ़े हुए जो किसके पास हैं, रजिस्ट्रार के पास, ठीक है जी। रजिस्ट्रार के पास इसका पूरा रिकॉर्ड होता है, आप उसकी कॉपी चाहो तो कॉपी भी ले सकते हैं। डॉक्ट्रिन में यहां पर क्या कह रहा है देखो, एक हल्की सी लाइन में एक एक लाइन बता रहा हूं जिससे आपको घर पे जाकर इसको हल्का सा पढ़ना है, जब नहीं समझ में आएगा तो एक और एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा। द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज द एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। सुपर कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या था कि हम क्या मानकर चल रहे हैं कि आप पढ़कर आए हो, उसका एक्सेप्शन क्या हुआ कि आप पढ़कर आए हो, उसके बावजूद भी मान लिया जाएगा, एक तरीके का। समझ गए बात को। यहां पर एक केस है बेटा, टर्कवेन रूल के नाम से फेमस है, आप सबसे पहले इसको पढ़ लेना। जो मैंने हल्का सा ब्रीफ दिया, जैसे मैंने आपको बताया कि मेमोरेंडम आपका है, पूरे आउटसाइड वर्ल्ड के साथ आप कैसे डील करेंगे उसके लिए रूपरेखा तैयार करना, और आर्टिकल्स हैं कि आप इंटरनली कंपनी को कैसे मैनेज करेंगे, किस किस तरीके से आपके पास करने की क्या क्या तरीके हैं, वो सब मेंशन होता है। उसी लॉ के अगेंस्ट, उसी लॉ के साथ मिलजुल कर इन्होंने एक केस हमारे पास आया, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेन रूल। इसको एक बार जरूर पढ़ना, कहानी के हिसाब से पूरा लिखा हुआ है, समझ में आ जाएगा। ये भी थोड़ा सा मिलता जुलता सा ही है, यहाँ पर भी टर्कवेन का कुछ इसी तरीके की सिचुएशन क्रिएट हुई थी, इसने भी कंपनी के साथ कुछ डील किया और उस कंपनी के साथ डील करने में कुछ इसके अंदर छोटी छोटी इसकी कमियां रही, उन कमियों को लेकर इसमें आ रहा है। फिर आएगा एक्सेप्शंस
ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, जो इसके अंदर मेन चीज है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, और फिर उसके एक्सेप्शंस कैसे। अगर आप इसके देखेंगे तो एक्सेप्शंस दे रखे हैं बड़े आसान से, अगर उससे आप नाम को पढ़ लें तो उसको आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, इसके मीनिंग क्या है कि मैंने कुछ इरेगुलरिटी की, सुन लो, मैंने कुछ इरेगुलरिटी की और आपको पता था, मैंने कुछ इरेगुलरिटी की, या मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं, मैंने कुछ ऐसी इरेगुलरिटी की जिसकी नॉलेज आपको थी। जब उसकी नॉलेज अगर आपको थी तो उस केस में किसके ऊपर प्रॉब्लम आएगी, जिसको नॉलेज थी उसके बावजूद भी एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो एक्सेप्शन हो गया। यानी उस केस में मैं, यानी आप कंपनी को लायबल नहीं ठहरा पाओगे। सेकंड, सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी, आपको पहले से ही डाउट था इरेगुलरिटी का, तो जब डाउट था तो आपने उस डाउट को क्लियर क्यों नहीं किया। और थर्ड देखो, फॉर्जरी, मैंने भी कहा कि 3 डायरेक्टर्स ने साइन कर दिए थे, चौथे ने नहीं किए, और मैं चुपचाप से गया आपके पास, मैं कहा चौथे के साइन नहीं है, वो कह रहा अपने आप ही करते हैं, कुछ नहीं होता, मैं कर देता हूँ चौथे। फॉर्जरी हो रखी है, पता है। अब जब फॉर्जरी हो रखी है तो आप कैसे रिलीफ मांग सकते हो, आपको पता है। तो ये सब चीजें जब आप पढ़ेंगे तो ये आपको एक्सेप्शन, तो मेन चीज इसमें मेन 3 है, तो ये आप थोड़ा सा एक बार पढ़िएगा बेटे, नेक्स्ट क्लास में इसको फिर भी डिस्कस करेंगे। आप पढ़कर आएंगे तो हार्डली इट विल टेक 15 to 20 मिनट्स, चैप्टर समअप हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी।